मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हाउस ऑफ कॉमन्स देखते हैं। पिछले व्याख्यान में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का संगठन, उसके कार्य, उसकी स्थिति, उसकी आलोचना, ये सब हमने देखा और यह पाया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स दुनिया का ऐसा द्वितीय सदन है जो पूरी तरह से शक्तिहीन है, लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव उसका है। और चूंकि अंग्रेज रूढ़िवादी होते हैं, वह पुरानी परंपराओं को त्यागने के स्थान पर उसको युगानुकूल बना देते हैं, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि अंग्रेज यह देखते हैं कि कोई वस्तु उनके मार्ग में, प्रगति के मार्ग में बाधक बनकर खड़ा हो रहा है, तो उसको समाप्त करने में भी कोई हिचकते नहीं है। और चूंकि अभी तक हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोई अवरोध खड़ा नहीं किया है, पहले अवरोध खड़ा किया था, उसका परिणाम हाउस ऑफ लॉर्ड्स भुगत रहा है, मतलब उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऐसा कोई अवरोध खड़ा नहीं कर रहा है, इसलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स अभी भी बना हुआ है। तो ये था हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कहानी। और आज देखते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स, हमने जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स शुरू किया था, हमने आपको एक कथन सुनाया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रशंसा करने वालों का एक ही इलाज है कि उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नजारा दिखा दिया जाए। अब हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में कार्रवाई कहता है कि खामोशी प्रत्येक व्यक्ति का स्थायी कर्तव्य है, लेकिन जहां पर यह असत्य साबित हो जाता है वह हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो यहां पर खामोश रहना ठीक नहीं। दूसरा, मैकडोनाल्ड कहता है यदि कहीं पर चुप रहना सबसे बड़ी बुराई है तो वह है हाउस ऑफ कॉमन्स। एक महिला कहती है कि जब हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन होता है, रॉबर्ट का चिड़चिड़ाना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है तो हाउस ऑफ कॉमन्स की गतिविधियां उसके परिवार को भी प्रभावित करती है। और एक बार एक सांसद, हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य, रात में सोया था, अचानक चिल्लाया जोर से उसने, मैं इसका विरोध करता हूं। तो पता चला बाद में कि संसद में उस दिन बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, वो हल्ला मचा था, विरोधी दल ने खूब जोर से चिल्ला करके उस विधेयक का विरोध किया था। तो उसी का परिणाम यहाँ पर यह हुआ कि वह रात को सोते सोते उस समय चिल्लाया था। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स का वातावरण गर्मा-गर्म होता है। बस सिटी लॉ कहता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स दुनिया का सबसे पुराना सदन है। इसकी प्राचीन परंपराएं, युवा भावनाएं, यहाँ पर लोगों की उत्सुकता, उनकी रचनात्मकता, ये सब हाउस ऑफ कॉमन्स के महत्व को बढ़ा देती है। और स्वाभाविक है, दुनिया का पहला प्रथम सदन जो शक्ति संपन्न है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वहां के सदस्य भी अच्छे स्तरीय व्यक्ति होंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में हाउस ऑफ कॉमन्स दुनिया के अन्य देशों की संसदों के लिए आदर्श है। इसका विकास, इसकी चर्चा बहुत पहले हो चुकी है। संसद के विकास के संदर्भ में भी इसकी चर्चा हुई थी। अभी दो लाइन कि 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम ने मॉडल पार्लियामेंट बुलाया था। उसमें उसने शायरों के नाइट्स और नगरों के प्रतिनिधियों को बुलाया था, मतलब आम जनता के प्रतिनिधियों को उसने बुलाया था। तो 3 वर्ग बने, कुलीन वर्गों के, कुलीन और महाकुलीनों का एक वर्ग, धार्मिक नेताओं का दूसरा वर्ग और आम जनता के प्रतिनिधियों का तीसरा वर्ग। तो आगे चल करके धार्मिक नेता और कुलीन तथा महाकुलीन एक स्थान पर बैठने लगे। उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स।
और जहां पर शहरों के प्रतिनिधि, नगरों के प्रतिनिधि, आम जनता के प्रतिनिधि जहां पर बैठने लगे, उसको नाम दिया गया हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन मैन, आम जनता, आम आदमी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और शुरुआती दौर में लंबे समय तक समझिए कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। हाउस ऑफ कॉमन्स की उसके सामने कोई विसाध नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रजातांत्रिक रूप ब्रिटिश शासन ने ग्रहण करना प्रारंभ किया, वैसे वैसे उसी अनुपात में हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां बढ़ती गईं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां कम होती गईं। 1832 के बाद से कुछ अधिनियम बनाए गए और इन अधिनियम के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तो जैसा था पहले, अभी भी वैसा रहा, लेकिन सभी प्रकार के सुधार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यता और उसकी शक्तियों में किए। फिर 1911 आया। 1911 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कानून बना करके, एक विधेयक पास करके हाउस ऑफ लॉर्ड्स की साधारण विधायी शक्तियों और वित्तीय शक्तियों को कम कर दिया गया। 1949 में दूसरा अधिनियम पारित करके हाउस ऑफ कॉमन्स ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियों को और भी कम कर दिया और परिणाम यह हुआ कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स शक्तिहीन बनकर रह गया और हाउस ऑफ कॉमन्स उतनी अधिक शक्ति से संपन्न और युक्त हो गया। यह हाउस ऑफ कॉमन्स के विकास की कहानी है। देखें निर्वाचन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे भारत में लोकसभा का निर्वाचन होता है, बस उसी तरीके से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष होता है, वैध मताधिकार होता है और जनसंख्या के आधार पर होता है। जनसंख्या के आधार पर मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स की जितनी सीट निर्धारित की जाती है उतने भागों में पूरे ग्रेट ब्रिटेन को विभाजित कर दिया जाता है और एक स्थान से, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हो वह निर्वाचित हो जाता है। जैसे भारत में लोकसभा, वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स। इसकी योग्यता इंग्लैंड का नागरिक हो, 21 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल, दिवाला वगैरह वगैरह न हो और एक महत्वपूर्ण बात, वह लार्ड या नाइट न हो, वह लार्ड न हो। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कोई भी सदस्य इसका चुनाव न तो लड़ सकता है न वोट डाल सकता है। लॉर्ड्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचन। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर सदस्य संख्या 650 है। किसी पुस्तक में 651 है, किसी पुस्तक में 659 है। आप यदि 650 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। इसकी सदस्य संख्या 650 है। अवधि, इसकी अवधि 1911 के पहले, अभी 1911 का संसदीय अधिनियम का जिक्र हुआ था, उस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल अब 5 वर्ष होगा। इसके पहले 7 वर्ष था, 7 ईयर्स, अब 5 वर्ष कर दिया गया है और वर्तमान में भी इसकी अवधि 5 वर्ष है। लेकिन इसे सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श पर भंग कर सकता है और विशेष आपातकाल में इसकी अवधि में वृद्धि की जा सकती है। जैसे 1935 में हाउस ऑफ कॉमन्स का निर्वाचन हुआ था। 1940 में निर्वाचन होना था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और वो 1945 तक चला। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, तब फिर हाउस ऑफ कॉमन्स को भंग करके नया निर्वाचन किया गया। मतलब जो हाउस ऑफ कॉमन्स 1935 में गठित हुआ था वो 1945 तक चला, 10 साल। तो इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है और 5 वर्ष के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। यही स्थिति हमारे भारत में लोकसभा। अब विशेषाधिकार, अब हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं तो कुछ न कुछ विशेषाधिकार को होगा। सबसे पहला है उन्हें भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सदन में वो कुछ भी बोले, उनके विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरा है अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले से अधिवेशन समाप्ति के 40 दिन बाद तक उन्हें दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
दीवानी फौजदारी दो प्रकार के मामले होते हैं। दीवानी मतलब संपत्ति लेन देन, उनसे संबंधित मामले दीवानी कहलाते हैं। तो ऐसे संपत्ति के संबंध में या दीवानी मामले में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अधिवेशन शुरू होने के 40 दिन पहले से अधिवेशन समाप्ति के 40 दिन बाद तक हाँ, फौजदारी मामलों में गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन तत्काल सदन के अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। फिर है एक महत्वपूर्ण बात कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य सम्राट से सीधे नहीं मिल सकते। व्यक्तिगत संबंध है, दोस्ती यारी है, और सम्राट से कैसे दोस्ती यारी एक आम आदमी का वचन ही करेगा? नहीं, ये सम्राट से सीधे नहीं मिल सकते। तो कैसे करते हैं? ये चाहें तो स्पीकर के नेतृत्व में, स्पीकर मतलब सदन का अध्यक्ष, स्पीकर के नेतृत्व में ये सम्राट से जाकर मिल सकते हैं और सम्राट से देश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में या राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर सकते हैं। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य व्यक्तिगत रूप से जाकर के सम्राट से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य व्यक्तिगत जाकर के मिल सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य स्पीकर के नेतृत्व में ही जाकर के मिल सकते हैं, व्यक्तिगत भेंट नहीं कर सकते। और इसकी गणपूर्ति 40 है, मतलब 40 सदस्य उपस्थित रहने पर ही सदन की कार्यवाही वैध मानी जाती है। एक गणपूर्ति हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कितना है? 3 और 30, इसकी गणपूर्ति 40। फिर है अधिवेशन। अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार बुलाया जाना आवश्यक। वैसे साल भर में 2-3 अधिवेशन होते हैं और नियमित रूप से इसके अधिवेशन होते हैं, और अधिवेशन के बारे में परंपरा बन चुकी है कि वर्ष में 2-3 बार इनका अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो अधिवेशन की शुरुआत कैसे होती है? अधिवेशन की शुरुआत में ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार बात है। जब अधिवेशन शुरुआत होता है तो पहले दिन सम्राट का सिंहासन भाषण होता है, स्पीच फ्रॉम द थ्रोन। भारत में इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण करते हैं, इंग्लैंड में इसे सिंहासन भाषण करते हैं। तो क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्य स्पीकर के नेतृत्व में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बिल्डिंग में पहुंचते हैं, उसके भवन में पहुंचते हैं। सामने सबसे मंच पर तो सम्राट का आसन होता है, उसके नीचे लॉर्ड चांसलर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का अध्यक्ष, और उसके सामने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्यों के लिए कुर्सियां स्थापित की जाती हैं, और ये सभी कुर्सियां लाल मलमल के कपड़े से बनाई जाती हैं, और उसमें प्रत्येक लॉर्ड जो उस दिन वहां पर उपस्थित रहते हैं मस्त एक चोगा पहन करके, सिर में विग लगा करके बिल्कुल आसन में पहुंचते हैं, उसमें वहां पर आसन ग्रहण करते हैं। और पीछे तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य स्पीकर के नेतृत्व में नंगे सिर, चुपचाप सिर झुका के एक भीड़ के समान खड़े रहते हैं। और तब फिर सम्राट का आगमन होता है, सम्राट का अभिभाषण होता है, मतलब सिंहासन भाषण होता है। भाषण खत्म हो जाने के बाद चुपचाप सिर झुका करके हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य स्पीकर के नेतृत्व में बाहर आते हैं, अपने सदन में पहुंचते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में सम्राट के सिंहासन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, और उसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होती है। और यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए गौरव की बात है कि देखो, हम भले ही शक्तिहीन हों, आज हमारी कोई भी उपयोगिता क्यों न हो, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रथम सदन के सदस्य हमारे पीछे नंगे सिर झुका करके खड़े रहते हैं। ये है खंडहर बताते हैं कि भारत की बुलंदी। अब देखें पदाधिकारी में स्पीकर होता है। स्पीकर एक विशेष महत्वपूर्ण पद है, इसके लिए अगले व्याख्यान में केवल स्पीकर पर चर्चा करेंगे, तो इसलिए अभी स्पीकर पर ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि स्पीकर को यदि इस व्याख्यान में सम्मिलित करें तो उतना अच्छी तरह से प्रकाश नहीं डाला जा सकेगा और अवधि लंबी हो जाएगी।
इसलिए स्पीकर को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। स्पीकर के अलावा डिप्टी स्पीकर होता है, क्लर्क होता है और सार्जेंट एट आर्म्स होता है, मतलब मार्शल होते हैं। ये इतने पदाधिकारी होते हैं। क्लर्क पूरा अधिकार रखता है और सार्जेंट एट आर्म्स सदन में स्पीकर की सहायता के लिए। अब देखें हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां और कार्य। पहला है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वोच्च है। भारत में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची होता है, इंग्लैंड में नहीं होता। भारत में संघीय पद्धति है, इसलिए शक्तियों का विभाजन है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, पूरी शक्तियां केंद्र में, इसलिए वहां पर सूचियां नहीं होती। जो भी शक्तियां हैं, जिन विषयों पर भी कानून बनाना है, उन सब के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वश्रेष्ठ है। और जैसे कि पिछले व्याख्यान में चर्चा हो चुकी है, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भेजा जाता है। यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको अस्वीकृत कर देगी या कुछ संशोधनों सहित पारित करे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स उस विधेयक को 1 वर्ष में दूसरी बार पास करती है। 1 वर्ष में 2 बार पास करती है। पहले पास कर चुकी है, अभी दोबारा उस पर विचार होगा। विचार करके यदि हाउस ऑफ कॉमन्स पास कर देता है तो यह माना जाता है कि संसद के दोनों सदनों ने इसको पास कर दिया। सम्राट के पास भेजते हैं, सम्राट हस्ताक्षर कर देते हैं। और चूंकि अभी तक परंपरा बन चुकी है कि सम्राट वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए सम्राट हस्ताक्षर कर देते हैं। वीटो क्या है? यदि संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर सम्राट को कोई आपत्ति है तो सम्राट अपनी आपत्तियों सहित उस विधेयक को संसद में दोबारा भेजते हैं। संसद के दोनों सदन सम्राट की आपत्तियों पर विचार करते हैं और विचार करके फिर से पास करते हैं। यदि पास हो गया तो सम्राट को हस्ताक्षर करना पड़ता है। यही है वीटो या निषेधाधिकार। लेकिन चूंकि लंबे समय से, हजारों वर्षों से किसी भी सम्राट ने वीटो का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए यह परंपरा बन गई है कि भविष्य में भी सम्राट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कानून के मामले में हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत बजट, धन विधेयक और वित्त विधेयकों पर हाउस ऑफ कॉमन्स सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर बजट सबसे पहले पेश किया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित बजट को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 1 माह तक रोक करके रख सकती है। 1 माह। भारत में 14 दिन है, इंग्लैंड में 1 माह है। इसके अलावा उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वित्त के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिक शक्तियों के अंतर्गत हाउस ऑफ कॉमन्स को पूरा अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखे। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण कैसे? हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, उन प्रश्नों पर पूरा प्रश्न पूछते हैं, सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव पेश करके मंत्रिमंडल को नियंत्रित करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकते हैं। मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और इस उत्तरदायिता का हिसाब हाउस ऑफ कॉमन्स इन तरीकों से लेते हैं। ये हाउस ऑफ कॉमन्स की सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स मंत्रिमंडल पर पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। और आगे है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विशेष करके न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए होता है। तो दोनों सदनों से जब प्रस्ताव पारित होता है, पदच्युति प्रस्ताव न्यायाधीशों के विरुद्ध, तब जाकर के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। और आखिरी है जन समस्याओं का निराकरण। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स जनमत का दर्पण है। जनता के समस्या पर विचार करना हाउस ऑफ कॉमन्स का सर्वाधिक प्रमुख दायित्व है
इसलिए विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सदस्य यहाँ पर उठाते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इन समस्याओं का जितनी जल्दी हो सके समाधान करे, निराकरण करे। ये है हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियां। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स अपने कार्य के क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली है। जिस संसद की संप्रभुता की हम चर्चा करते हैं उसका उपभोग केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात, भारत में जो संसद भवन है, अभी तो खैर नया बिल्डिंग बन रहा है, जो संसद भवन है उसमें लगभग 700 सदस्यों के बैठने के लिए स्थान है, 700, जबकि वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या 543 है। तो यदि 300-400 सदस्य भी यदि बैठते हैं तो सदन पूरा पूरा खाली दिखता है, और विशेष अवसरों पर यदि 543 सदस्य उपस्थित हो भी गए तो भी सदन खाली दिखता है। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेषता यह है कि उसमें 650 सदस्य हैं, लेकिन 340 सदस्यों के बैठने के लिए कुर्सियां हैं। तो कम सदस्य भी यदि उपस्थित हों तो सदन भरा भरा लगता है। और यदि मान लीजिए किसी महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है तो वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ऐसे बैठते हैं मानो किसी समय में जो फिल्में चलती थी, फर्स्ट डे में जितनी भीड़ रहती थी तो टाकीज वाले क्या करते थे, जितने कुर्सी में बैठे हम बैठ गए, उसके बाद लोगों को स्टूल और कुर्सी में बिठाते हैं क्योंकि टिकट लेकर के पहुंचे। इतनी जब भीड़ बढ़ जाती है तो वहां का माहौल देखने लायक रहता है, क्योंकि सभी सदस्यों के बैठने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति पहले भी थी, अभी भी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें हिटलर ने बमबार्डिंग करके संसद भवन को गिरा दिया था, बहुत क्षति हुई थी। तो चर्चिल ने उस भवन का पुनर्निर्माण किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, सदन की सीट कम रखेंगे ताकि कम सदस्य होने पर भी बराबर रहे। इस प्रकार से देखते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स एक शक्तिशाली सदन है। अब एक महत्वपूर्ण बात, समापन प्रक्रिया। ये परीक्षा में कभी नहीं पूछता, लेकिन वे विद्यार्थी जो आगे चल करके कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं उनके लिए यह उपयोगी होगा। इसके अलावा यह व्यवस्था भारत में भी है। समापन प्रक्रिया, समापन प्रक्रिया का मतलब होता है कि सदन में चल रहे किसी विषय पर वाद विवाद को रोकना। क्यों? क्योंकि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो राजनीतिक नेता होते हैं खूब बोलते हैं, उनको एक बार माइक मिल जाए तो फिर छोड़ने का नाम नहीं लेते। यही स्थिति हाउस ऑफ कॉमन्स की है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी खूब बोलते हैं, लेकिन 650 सदस्य संख्या है, और यदि एक विषय पर यदि इतने ज्यादा लोग बोलेंगे तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। एक ही विषय पर साल भर चर्चा होती रहेगी। तो सदन के कार्यवाही को तेजी से बढ़ाने के लिए सदन का अध्यक्ष समापन प्रक्रिया का सहारा लेता है कि किसी विषय पर, किसी विधेयक पर चल रहे वाद विवाद को अब बंद किया जाए और उस पर मतदान ले लिया जाए। उसको कहते हैं समापन प्रक्रिया। तो समापन प्रक्रिया में सबसे पहला है साधारण समापन। मान लीजिए किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है और बहुत लंबा समय बीत चुका है उस विषय पर चर्चा करते करते, तो एक सदस्य कोई अप्रासंगिक सवाल पूछ देता है। कोई अप्रासंगिक, जिस विषय पर विधेयक है उस विधेयक के विषय को छोड़ करके कोई दूसरी चीज पूछ लेता है, तो यह माना जाता है कि उस सदस्य ने उस विधेयक पर विचार बंद करने की मांग की है। स्पीकर फिर इसके बाद उस विषय पर मतदान लेकर के आगे की कार्यवाही शुरू करता है। मतलब उस विषय पर यदि मतदान हो गया तो चर्चा खत्म हो गई, अब अगले विषय पर चर्चा होगी। ये साधारण समापन। दूसरा विभागीय समापन। समापन का मतलब बंद होता है।
तो विभागीय समापन, यदि मान लीजिए कोई विधेयक बहुत बड़ा है, उसमें 3, 4, 5, 6 भाग हैं छोटे बड़े, एक एक विभाग पर चर्चा होगी, एक एक सेक्शन पर या एक एक अध्याय पर चर्चा होगी। तो मान लीजिए किसी एक अध्याय पर पर्याप्त चर्चा हो गई, तो फिर यहां पर एक सदस्य उस अध्याय पर वाद विवाद बंद करके मतदान की मांग करता है। जब स्पीकर देखता है कि हाँ तो उस पर चर्चा पर्याप्त हो चुकी है, तो फिर उस पर मतदान लेकर के अगले भाग पर चर्चा शुरू हो जाती है। ये हो गया विभाग की चैप्टर वाइज या अध्याय। तीसरा होता है कंगारू समापन। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक जानवर है। कैसे चलता है? चलता नहीं है, जंप करता है, दौड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जंप करता है। और सामान्य जैसे किसी गाड़ी का चक्का है, टायर है, वो पूरे जमीन को यहां से वहां तक चलता है, लेकिन हम पैरों के माध्यम से चलते हैं। एक कदम और दूसरे कदम के बीच 10-12 इंच का अंतर होता है, उतना हम जंप करते हैं। इसी प्रकार से कंगारू या मेंढक जंप करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वह जंप करता है, चलता नहीं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा विधेयक है जिसमें कुछ प्रमुख बातें हैं, बाकी सब आम चीजें, सामान्य चीजें, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो स्पीकर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके तय करता है कि इस विधेयक में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। तो मान लीजिए उस विधेयक पर 5 विषयों पर सहमति हो गई कि ये 5 विषय महत्वपूर्ण है, इन पर वाद विवाद होनी चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, उस पर विचार नहीं करते, क्या जबरदस्ती उसको विचार करना, टाइम वेस्ट करना। तो प्रमुख विषयों को वाद विवाद के लिए चुन लेना, बाकी सबको छोड़ देना, मतदान लेना, लेकिन उस पर वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। तो प्रमुख चीजों को वाद विवाद के लिए चयन करना, बाकी को छोड़ देना, कंगारू समापन कहलाता है। मतलब विधेयक जैसे ही पेश हुआ, उस पर वाद विवाद होनी है, तो स्पीकर इसके पहले अन्य दूसरे नेताओं से मिल करके चर्चा करके फाइनल कर लेता है कि भाई अमुक विधेयक पर 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं, सहमति हो जाती है, इन पर चर्चा करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप वोटिंग में उस समय वोट दे देंगे। ये होता है कंगारू समापन। और आखिरी है गिलोटिन समापन। गिलोटिन क्या है? इसकी शानदार कहानी है। उस समय फ्रांस में लुई वंश का शासन था। लुई वंश के सब शासक तानाशाह थे, जनता पर अत्याचार करते थे, मृत्यु दंड देना बिल्कुल आम बात थी। तो एक व्यक्ति ने यह विचार किया कि जब हम किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे रहे हैं, तो उसको तरफा कर मारने का मतलब क्या है? व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दंड मृत्यु दंड, उससे बढ़कर दंड और नहीं। तो व्यक्ति को मृत्यु दंड इस ढंग से दिया जाए कि उसको तरफने का मौका न मिले। जैसे मृत्यु दंड के कई प्रकार है, जैसे सुकरात को विस्पान का दंड दिया गया था, ईसा मसीह को क्रॉस पर रखाया गया था, इसके अलावा इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा करके मारते हैं, जहर का इंजेक्शन देकर के मारते हैं, गोली मार देते हैं, सब ये मृत्यु दंड के प्रकार है। तो उस गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने एक तरीका इजाद किया। वह क्या था? यदि आपने फिल्म अमर अकबर एंथोनी देखा है, तो उसमें ये एक दृश्य आता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये फ्रेम है और यहां पर एक मजबूत हथियार, चाकू लंबा सा, यहां पर लगाया जाता है, नीचे ये बेस है, यहां पर आदमी अपना सिर करता है, सिर। और जैसे उधर मजिस्ट्रेट का इशारा होता है, वैसे ही इस धारदार हथियार को नीचे गिरा देते हैं, वजन होता है, धारदार होता है, इसको नीचे गिरा देते हैं, तो विद इन सेकेंड उसका सिर अलग, धड़ अलग हो जाता है। और
उसको तड़फना, केवल तड़फने के लिए 2 या 3 सेकंड वो तड़फता है, उसके बाद उसकी अंतिम रूप में मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दंड में भी मानवीयता होनी चाहिए। जैसे किसी को बोलते हैं ना, तड़फा तड़फा कर मारूंगा, नहीं, यहाँ पर मानवीयता दिखाते हुए उसको ऐसे मारो कि उसको मरने का पता ही नहीं चले, तत्काल उसकी मृत्यु हो जाए। तड़फा तड़फा कर मारना यह शैतानियत है, हवानियत है, ये गिलोटिन। तो उस गिलोटिन नाम के व्यक्ति ने इस तरीका को इजाद करके सम्राट लुईस को बताया, फ्रांस के सम्राट लुई को बताया, लुई को पसंद आ गया। तो अब वह इस तरीके से लोगों को मृत्यु दंड देने लगा। फांसी की सजा भी इसी तरीके का है, लेकिन उसमें मुश्किल से 1-8 मिनट आदमी तड़पता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, 1-8 मिनट मैक्सिमम। तो हुआ ये कि गिलोटिन के द्वारा अब लुई ने लोगों को मृत्यु दंड देना शुरू किया। इसी बीच 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और उस क्रांति में सम्राट और उसके पूरे वंशावली को, उसके जितने समर्थक थे, हजारों लाखों लोगों को मार डाला गया। और कैसे मारा गया? गिलोटिन के द्वारा मारा गया। मैदान में सैकड़ों की संख्या में ऐसे गिलोटिन स्थापित कर दिए गए और सबको एक एक कट ऐसे करके मारा गया। और देखिए विधि की विडंबना, देखिए उस गिलोटिन को भी गिलोटिन के द्वारा मारा गया। तो उस गिलोटिन का यहां पर संसद में क्या काम है? क्या किसी विषय पर, किसी विधेयक पर यदि चर्चा होनी है तो स्पीकर विरोधी दल के नेता और अन्य नेताओं को बुला करके चर्चा कर देता है कि भाई ये अमुक विधेयक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन चर्चा के लिए समय निर्धारित कर देता है। 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, जितने भी घंटा है, ठीक है, विचार करिए। मान लीजिए 15 घंटा तय हुआ कि अमुक विधेयक पर 15 घंटा चर्चा होगी। ठीक, शुरू हो गया विवाद। जितने जो सदस्य हैं बोलते जा रहे, जितना बोल रहे हैं बोलो, 15 घंटा का टाइम है। जैसे ही स्पीकर ने देखा 15 घंटा पूरा हो गया, तो उस पर चाहे विचार हुआ हो चाहे ना हुआ हो, 4 लोग बोले हो चाहे 10 लोग बोले हो चाहे 400 लोग बोले हो, जितना भी विचार हुआ बाकी सब छोड़ देता है। जैसे ही टाइम हुआ तत्काल उस पर वाद बंद करके मतदान की घोषणा कर देता है। अब इस पर मतदान करिए, एकदम से खत्म कर देना, एकदम से द एंड कर देना, इसको कहते हैं कंगारू समापन। ये इस प्रकार से 4 तरीके से सदन में चल रहे वाद विवाद को समाप्त किया जाता है, इसका समापन किया जाता है। एक बात और, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसे समापन प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जाता क्योंकि उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, कम लोग बोलने वाले होते हैं, और आखिर लॉर्ड साहब हैं तो उन पर नियंत्रण कौन करेगा। तो यह समापन प्रक्रिया केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही व्यवहार में लाई जाती है। ये है समापन प्रक्रिया। अब आगे विधि बनाने का या कानून बनाने की प्रक्रिया और स्पीकर, इसकी चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको